हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लवस्टिक आदिया। और आज का टॉपिक है हमारा गुप्त काल में कला, विज्ञान और साहित्य किस प्रकार से इन तीनों क्षेत्र में गुप्त काल में उन्नति हुई और इसमें क्या क्या लिटरेचर्स लिखे गए और विज्ञान के क्षेत्र में किस तरीके से गुप्त काल ने उन्नति करी। ये सब चीजें आज हम यहाँ इस टॉपिक पे पढ़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे गुप्त काल में कला से। गुप्त काल की जो कला है, कला की वजह से ही, कला और साहित्य की वजह से ही गुप्त काल को स्वर्णिम युग कहा है भारतीय इतिहास का। इसमें सबसे पहले हम इसके मंदिर के बारे में बात करेंगे कि इनके मंदिर किस तरीके से निर्मित होते थे। तो गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ है। गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ है। और गुप्त काल में जो मंदिर बनाए जाते थे वो नागर शैली में बनाए जाते थे। नागर शैली की जो प्रमुख विशेषता थी वो ये थी कि इसमें एक तो आधार पीठिका यानी जो मेन जो मूर्ति होती थी वो किसी उसमें चबूतरे टाइप एक डिजाइन होता था, उस पर बनाई जाती थी। तो वो उनकी आधार पीठिका कहलाती थी। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में इनका जो गर्भगृह होता था, इस तरीके से अगर मैं मंदिर आपको बना के दिखाऊं तो मंदिर के अंदर ये मूर्ति जो है जैसे शिव की या किसी और की एक विशेष चबूतरे में बनाई जाती है, ये आपकी आधार पीठिका कहलाती थी। ठीक है। और इसके अलावा जो मेन मूर्ति होती थी, इसका एक गर्भगृह होता था जो अक्सर आपको देखने को मिलेगा। इसके चारों तरफ फिर एक और मंदिर के चारों तरफ एक और इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया जाता था जिसे सभा मंडप कहते थे। आप कई पुराने मंदिर में देखते होंगे कि गर्भगृह के बाहर एक थोड़ा सा ऐसा दालान टाइप होता है, तो इसे क्या कहते थे? सभा मंडप कहते थे। ये नागरशिल्ली की विशेषता है। उसके अलावा फिर ये जो मंदिर का आउटर साइड है, इसको इस तरीके से ऊपर ले जाके और इसमें एक शिखर का निर्माण किया जाता था। यहाँ पर ये शिखर यहाँ पर बनाए जाते थे। फिर उसके बाद में यहाँ ये जो बाहर की आउटर बाउंड्री है इसमें और यहाँ पर एक मतलब घूमने के लिए प्रदक्षिणा जैसी जगह छोड़ दी जाती थी। यहाँ इनकी लास्ट बाउंड्री बनाई जाती थी। तो यहाँ जो प्रदक्षिणा पाथ होता था, प्रदक्षिणा पाथ मतलब अपन जो परिक्रमा लगाते हैं वो वाला पाथ, ये प्रदक्षिणा पाथ कई मंदिरों में आपको दो मिल जाएंगे, जैसे एक तो गर्भगृह के जस्ट बाहर और एक बिल्कुल मंदिर के बाहर। तो प्रदक्षिणा पाथ होता था। और इनकी जो लास्ट में और बाहर जाके जो मेन गेट होता था, वहां पर इस मेन गेट पर गंगा और यमुना की मूर्तियां होती थी, यानी नदियों की मूर्तियां यहाँ पर होती थी। यहीं अगर हम मौर्य काल की बात करें कंपैरिजन में, तो यहाँ पर जो ये मेन मंदिर था उसके बाहर यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां सजाने के लिए पाई गई है। ये मौर्य कला का उदाहरण था। मौर्य कला में यक्ष यक्षिणी की, और जो अगर गुप्त काल की बात करें तो इसमें गंगा यमुना की मूर्तियां, प्रदक्षिणा पार्थ, आधार पीठिका और इस तरीके का गर्भगृह। तो ये एक मंदिर का यहाँ पर स्ट्रक्चर आपके सामने दिया है गुप्त काल में। अब गुप्त काल में मंदिर कौन कौन से हुए वहां पर हम देख सकते हैं। गुप्त काल के जो मंदिर हैं वो अधिकांश तो ईंटों के बने हुए थे। और सेकंड ये है कि यहाँ पर विष्णु के मंदिर हैं। मोस्ट ऑफ मंदिर किसके हैं? विष्णु के मंदिर हैं गुप्त काल के। सब स्टेप बाय स्टेप हम सारे मंदिर की यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सांची का मंदिर। सांची का मंदिर गुप्तकालीन मंदिर है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जनरली ये पूछा जाता है कि चार में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर है या नहीं है। तो सांची का मंदिर गुप्तकालीन मंदिर है। इसे मंदिर संख्या 17, यानी एक और नाम है इसका मंदिर संख्या 17 के नाम से भी इस सांची के मंदिर को जानते हैं। और ये प्रारंभिक गुप्त काल का मंदिर माना जाता है। सेकंड जो आता है, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कि भूमरा का मंदिर। कई बार ये पूछ लेते हैं कि भूमरा का मंदिर किस काल का मंदिर है। तो भूमरा का मंदिर जो है वो गुप्तकालीन मंदिर है। और भूमरा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह एमपी यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में भूमरा का मंदिर यहाँ पर स्थित है। और वर्तमान के ये सतना जिले में आता है भूमरा का मंदिर। मध्य प्रदेश के सतना जिले में भूमरा का मंदिर आता है। ऐसा माना गया है या पता लगाया गया है कि राखल दास बनर्जी ने इनका पता लगाया है। 1920 से 27 के बीच में एक पीरियड है जहां पर राखल
दास बनर्जी ने बुमरा के मंदिर का पता लगाया है। ये एक और मंदिर है। नेक्स्ट है नचना कुठार का पार्वती मंदिर। नचना कुठार का पार्वती मंदिर। नचना कुठार का जो पार्वती मंदिर है यह भी मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश के ये पन्ना नामक स्थान पर मिला है। ठीक है। नेक्स्ट आपके मंदिर आता है तिगवा मंदिर। तिगवा मंदिर भी गुप्तकालीन मंदिर है। तिगवा मंदिर जो है आपका ये जबलपुर जिले में है और जबलपुर आपके एमपी में ही आता है, तो यह भी एमपी में ही आपके स्थित है तिगवा का मंदिर। नेक्स्ट आता है आपका देवगढ़ का देवगढ़ का देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, यह मंदिर अब एमपी में नहीं है। यह मंदिर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उत्तर प्रदेश झांसी लमसम ये आ जाता है, ललितपुर जिले में है। ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है। यह मंदिर मुख्यतः विष्णु का मंदिर है और पंचायतन शैली में बना हुआ है। यह मंदिर कौन सा है? विष्णु का मंदिर है। विष्णु का मंदिर है और पंचायतन शैली में बना है ये मंदिर। और इसकी मुख्य विशेषता है कि इसके गर्भगृह के ऊपर शिखर है और इसका जो निर्माण है वो 575 ईस्वी के आसपास का माना गया है। ठीक है। तो इसमें गर्भगृह जो मोस्ट ऑफ अंदर की तरफ होता है, तो इस मंदिर की मुख्य विशेषता है कि गर्भगृह में यहाँ पर शिखर इसमें बनाया गया है और अनंतशाही विष्णु की प्रतिमा इसमें विद्यमान है और यह मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ है। एक और फेमस मंदिर है भीतरी गांव का शिव मंदिर। भीतरी गांव का शिव मंदिर, यह मंदिर शिव को समर्पित है। ठीक है। एक चीज तो ये आपको ध्यान रखनी है। दूसरा यह उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में ये स्थित है। ये गुप्त काल का बहुत ही विशाल शिव मंदिर है और ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में इसका निर्माण हुआ था। और इसके अलावा और भी हैं जो गुप्त युग के जो मंदिर माने गए हैं, वो आपके मिलेंगे बोधगया में। बोधगया, सांची, ये नाम हमें इसलिए ध्यान रखने हैं कि गुप्तकालीन मंदिरों के अवशेष कहाँ कहाँ मिले हैं। तो बोधगया, सांची, एरन है। इसके बाद में आपके बीजापुर है। बीजापुर, तो ये कुछ जगह है जहाँ पर गुप्तकालीन मंदिर यहाँ पर मिले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जो सांची का मंदिर, ये गुप्तकालीन मंदिर है, ये प्रारंभिक मंदिर है, ये हमने बात ही कर ली। और स्तूप भी मिले हैं गुप्त काल के। ठीक है। स्तूप एक तरीके से क्या होते थे, बुद्ध के अवशेषों पर ये लोग कुछ मंदिर जैसा, मतलब मंदिर जैसा तो नहीं, स्तूप एक अलग स्ट्रक्चर होता था, तो बुद्ध के अवशेषों पर स्तूप का निर्माण होता था, जिसमें से एक तो आपके है सारनाथ का धमेक स्तूप। सारनाथ का धमेक स्तूप जो है ये एक है। और उसके बाद में यहाँ पर एक और है राजगृह। राजगृह में भी एक स्तूप आपका यहाँ पर मिला है। अब इसके बाद हम बात करते हैं चित्रकला और मूर्तिकला की। तो चित्रकला और मूर्तिकला में अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट गुफाएं हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अजंता की गुफाओं की। तो अजंता की गुफाएं जो है ये आपके स्थित है एक तो ग्वालियर में, ग्वालियर में नहीं, औरंगाबाद में अजंता की गुफाएं स्थित है। और इसमें गुफा नंबर 16 जो है, गुफा नंबर 16, इसमें मरणासन राजकुमारी का जो चित्र है वो काफी फेमस है। मरणासन राजकुमारी, इनका जो फोटो है, इनका जो चित्र है वो काफी फेमस है। और इसके अलावा एक और जो यहाँ पर इसी में चित्र है वो है अवलोकीश्वर का चित्र।
ये भी बहुत फेमस है। और एक और चित्र आता है यशोधरा राहुल वाला, ये मैंने एक यहाँ पर जो मौर्य कला की जो चित्रकला थी उसमें भी दिखाए थे आपको, उसमें भी था इसका फोटो यशोधरा और राहुल का। तो ये चित्र अजंता के यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो औरंगाबाद है ये महाराष्ट्र में है, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि ये कहाँ पर स्थित है। औरंगाबाद, ये जो अजंता के चित्र है इसमें ही बाघ की सॉरी, एक और आता है अजंता के बाद एलोरा, एलोरा के अंदर भी इस तरीके के गुप्तकालीन जो स्तूप और गुफा लेख है वो पाए गए हैं। एलोरा भी क्या है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में ही स्थित है। औरंगाबाद से 100 किलोमीटर का डिफरेंस आता है यहाँ पर अजंता और एलोरा के बीच में। नेक्स्ट आता है आपके बाघ की गुफाएं। ठीक है, बाघ की गुफाएं जो है ये एमपी में धार जिले में है। ठीक है, बाघ की गुफाएं कहाँ है आपके एमपी में धार जिले में ये स्थित है। और विंध्य पर्वत को काटकर यहाँ पर विंध्य पर्वत को काटकर ये गुफाएं यहाँ पर बनाई गई है। बाघ की गुफाएं यहाँ पर बनाई गई है। बाघ की गुफाओं में चैत्य और विहार दोनों स्थित है, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। 9 गुफाएं यहाँ पर मिली है, बाघ की गुफाएं। और गंगा यमुना की मूर्तियां जो है हमने देखा है, इसमें इसकी जो मुख्य विशेषता है ये गुप्त काल की भी मुख्य विशेषताएं हैं। और इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे तो गुप्तकालीन जो मेहरौली का लौह स्तंभ है, मेहरौली का लौह स्तंभ ये जो है ये इससे पता चलता है कि गुप्त काल के समय में जो धातु कला थी वो कितनी सर्वोत्कृष्ट थी। धातु कला का पता चलता है कि मेहरौली के लौह स्तंभ में आज भी जंग नहीं लगता है। ये वर्तमान में जो है वो दिल्ली में कुतुब मीनार के पास में स्थित है। ठीक है, दिल्ली में कुतुब मीनार के पास में स्थित है मेहरौली का लौह स्तंभ। नेक्स्ट इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर उदयगिरी की विशाल वराह मूर्ति, यह भी गुप्तकालीन है, इसे भी आप लिख सकते हैं। उदयगिरी की जो वराह की जो है मूर्ति है, वराह मूर्ति यह भी गुप्तकालीन ही है। और इसके अलावा जो सारनाथ की बैठी और मथुरा की खड़ी मूर्तियां हैं बुद्ध की, सारनाथ में तो बैठी बुद्ध की मूर्ति है, बैठी हुई है मतलब मूर्ति। ठीक है, और नेक्स्ट जो आपका आता है मथुरा, मथुरा में बुद्ध की खड़ी मूर्ति प्राप्त हुई है। खड़ी मूर्ति किसकी है, बुद्ध की है, वो भी गुप्तकालीन यहाँ पर है। तो आपको ये चीजें बस ध्यान रखनी है कि कौन सी जो जगह है उसका संबंध गुप्त काल से है। हमें ये नहीं देखना कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, ये चीजें हैं जो सब गुप्त काल में मिली है। तो 4 ऑप्शंस में यही ध्यान रखना होता है कि कौन सी चीज गुप्त काल से रिलेटेड है और कौन सी चीज गुप्त काल से रिलेटेड नहीं है। तो ये कुछ सामान्य सी जानकारी थी। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर साहित्य, शिक्षा और साहित्य की बात करेंगे गुप्त काल में। गुप्त काल में शिक्षा और साहित्य। ठीक है, गुप्तकालीन शिक्षा और साहित्य की अगर हम बात करें तो मुख्य केंद्र इनके कौन कौन से हुए, क्योंकि इनका एक तो सेंटर पाटलिपुत्र ही था, तो पाटलिपुत्र इनका जो है मुख्य केंद्र आता था। इसके अलावा वल्लभी, उज्जैनी, काशी, मथुरा, ये सब इनके क्या है शैक्षणिक केंद्र यहाँ पर है। शैक्षणिक केंद्र की बात करें तो गुप्तकालीन जो नालंदा विहार था, जो बाद में विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया, ये इसी टाइम का है, इसे कुमार गुप्त ने बनवाया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त द्वारा निर्मित है और इसे बाद में बख्तियार खिलजी ने बाद में नष्ट कर दिया था। बख्तियार खिलजी द्वारा ये नष्ट हो गया था। ठीक है,
और इस काल में अनेक स्मृतियां और भाष्य सब लिखे हुए हैं, जिसे हम एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त के दरबार के 9 रत्नों की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि चंद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न थे, जिसमें कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह ये सब मुख्य हैं। ठीक है। चंद्रगुप्त के काल में जो फाइयान आया था, ये चीज भी हम देख चुके हैं। फाइयान की बुक थी। फाइयान ने अपनी एक यात्रा वृतांत लिखी थी, फोकीकुम। उससे हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जनता में किस तरीके से प्रशासन व्याप्त था। अब बुक्स हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा बुक्स इसमें कालिदास की है। कालिदास द्वारा रचित जो साहित्य है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है एक तो इसका ऋतु संहार, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूत, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। तो ये सब क्या है, कालिदास द्वारा रचित जो यहाँ पर बुक्स हैं। ठीक है। अब कुछ नाटक भी हैं इनके, कालिदास के ही कुछ नाटक हैं। यहाँ पर हम देखेंगे इनके जो नाटक हैं कालिदास द्वारा रचित, उनमें से एक तो है मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम भी नाटक है। एक और है मालविकाग्निमित्रम, ठीक है। एक इनका नाटक है विक्रमोर्वशीयम। तो ये इनके कुछ प्रमुख नाटक है। इन्हीं कालिदास को क्या कहा है, भारत का शेक्सपियर भी कहा है कालिदास को। ठीक है, भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा है। अब इनकी थोड़ी और डिटेल की बात करें तो इसमें से ऋतु संहार क्या है। ऋतु संहार जो है इसमें ये गीत काव्य है, यानी गाकर पढ़ा जाने वाला। ठीक है। ऋतु संहार क्या है, ऋतु संहार एक गीत काव्य है जिसमें जो 6 वर्षा ऋतुएं हैं उनके बारे में 6 सर्गों में वर्णन किया है, 6 वर्षा ऋतुओं का। सेकंड इनका जो आता है कुमार संभवम। कुमार संभवम क्या है, ये एक जो है महाकाव्य है। इसमें 17 सर्ग हैं आपके। ठीक है। सर्ग वैसे जनरली पूछे नहीं जाते, इसमें कई बार ये पूछ लिया जाता है अंदर का कि ना फला वर्णन किसमें है, या इस कुमार संभव में या अमृतकटिकम में किसका वर्णन किया गया है। तो कुमार संभव में जो है शिव पुराण और विष्णु पुराण में जो कथाएं वर्णित है, शिव पुराण और विष्णु पुराण में जो कथाएं वर्णित है उनका इसमें वर्णन किया है। नेक्स्ट इनका आता है रघुवंशम। रघुवंशम जो है इसमें कालिदास की सबसे, ये भी एक महाकाव्य है कालिदास का। ठीक है, कालिदास का ये भी महाकाव्य है और सबसे फेमस काव्य है। इसमें 19 सर्ग है और सूर्यवंशी राजा दिलीप से लेके राजा राम के वंशज, यानी राम के जो पूर्वज और वंशज हैं उनके बारे में ये जानकारी है। तो पूर्वज तो हो गए राजा दिलीप, ठीक है, और वंशज इनके जो लव कुश तक आपका इसमें सारा वर्णन आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो कालिदास की रचनाएं आती है उसमें आती है मेघदूत। मेघदूत जो है आपका वो भी एक महाकाव्य है कालिदास द्वारा रचित। यह भी एक महाकाव्य है कालिदास द्वारा रचित। और इसमें क्या है, 2 खंड है, 2 खंडों में ये विभाजित है। पहला है पूर्व मेघ और दूसरा है उत्तर मेघ। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है इनका नाटक है विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम ये इनका नाटक है। और इस नाटक का जो इन्होंने मूल रूप से लिया है, ये इन्होंने ऋग्वेद,
ऋग्वेद और पुराण से इन्होंने इसका मूल जो भी इसकी कथा है वो ली है। इसमें जो वर्णन है वो पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा है। पुरूरवा और उर्वशी की, ऋषि थे ये पुरूरवा, और उर्वशी एक स्वर्ग की अप्सरा थी, उनके बीच की प्रेम कथा है विक्रमोर वर्षीय में। इसके बाद आता है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम में क्या है, ये भी एक नाटक है और इसमें शुंग वंशीय राजा, शुंग वंशीय राजा, शुंग वंशीय जो राजा हैं अग्निमित्र, शुंग वंशीय राजा अग्निमित्र और किसके बीच में, उनकी जो एक सेविका थी मालविका, उनकी रानी की ये सेविका थी मालविका, मालविका और शुंग वंशीय राजा अग्निमित्रम के बीच की जो प्रेम कथा है उसके बारे में इसमें वर्णन दिया हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है, इसकी कथा लमसम सबको पता होती है, ये भी एक तरीके का नाटक है। इसमें विश्वामित्र की जो तपस्या भंग करके उसके बाद जो शकुंतला की उत्पत्ति हुई और उसका दुष्यंत से जो प्रेम था, यानी विश्वामित्र की तपस्या भंग हुई, उसके बाद जो उनसे शकुंतला उत्पन्न हुई, शकुंतला का प्रेम दुष्यंत से हुआ, दुष्यंत किस तरीके से उन्हें भूल गया और फिर किस तरीके से उसे पुनः याद आई, ये सब चीजें अभिज्ञान शाकुंतलम में वर्णित है। स्मृतियां हमने पढ़ी है, दो ही स्मृतियां यहाँ पर मुख्यतः गुप्तकालीन जो मुख्य रूप से मानी गई, एक तो बृहस्मति और एक नारद स्मृति। बृहस्मति और दूसरी आपकी आती है नारद स्मृति। ठीक है, बृहस्मति और नारद स्मृति। इसके अलावा एक और आप इसमें लिख सकते हैं, तो याज्ञवल्क्य और सेकंड आप इसमें कात्यायन को भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप याद रखना चाहें तो, ध्यान रखना चाहें तो। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर ये स्मृतियां हो गई, और इसके बाद में हम कुछ विशेष रचनाएं जिनके काल में हुई है, और अक्सर एग्जाम में तो बुक्स ही पूछी जाती है, गुप्तकाल से रिलेटेड अगर कोई बुक पूछी जाती है तो सबसे पहले लेखक इधर लिखेंगे हम लोग, और उनके द्वारा रचित जो बुक्स हैं उनका नाम इस साइड लिखेंगे। तो शूद्रक द्वारा जो रचित बुक है उसका नाम मृच्छकटिकम है। ऐसा माना जाता है कि मृच्छकटिकम जो है गुप्तकालीन एक बेस्ट स्रोत है, जहां से हमें गुप्तकाल के बारे में जानकारी बहुत अच्छे से और डायरेक्टली मिलती है। सेकंड आपकी आती है वात्स्यायन, वात्स्यायन द्वारा रचित कामसूत्र और न्याय भाष्य, ये दोनों बुक्स गुप्तकालीन हैं। एक आते हैं राइटर असंग, असंग द्वारा महायान सूत्रालंकार, महायान सूत्रालंकार। विष्णु शर्मा, खैर ये सब तो आप सभी जानते हैं, विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र इन्हीं के काल का है। ठीक है, स्वप्न वासव दत्ता और चारुदत्तम, ये दोनों भास की लिखी हुई है, भास द्वारा दो बुक्स है, स्वप्न वासव दत्त। ठीक है, ये बुक लास्ट ईयर एग्जाम में पूछी गई है, चारु दत्तम, ये दोनों भास द्वारा रचित है और गुप्तकालीन है। नेक्स्ट आपकी कीर्तार्जुनीयम भारवी द्वारा रचित है। भारवी द्वारा रचित कौन सी बुक है, कीर्तार्जुनीयम। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में विशाख दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। वराह मिहिर भी इन्हीं के काल के थे, तो वराह मिहिर द्वारा बृहद संहिता, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इनके काल की रची हुई, जो विज्ञान से रिलेटेड थी।
ये भी एग्जाम में कई दफा पूछी गई है। अमर सिंह की अमरकोश, ये भी एग्जाम में पूछी गई है। और इसके बाद में भट्टी द्वारा रचित रावण वध और भट्टी काव्य और कामंदक द्वारा रचित नीति सार। तो ये जो बुक्स के नाम है आपको ये तो बिल्कुल रटने ही होने चाहिए, एटलीस्ट ये वाले, क्योंकि वो जो पिछले वाले फोल्डर, ये बैक साइड वाले जो है आपके, ये तो फिर भी आप मतलब इसमें से ये पूछा जा चुका है और ये पूछा जा चुका है, ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट की हम बात करें तो इसमें अभी तक मुद्रा राक्षस के बारे में पूछा जा चुका है, अमरकोश बृहद संहिता पूछी जा चुकी है। तो बुक्स से इसमें क्वेश्चंस 100% गुप्त काल में एक आता ही आता है। नेक्स्ट हम बात करें दर्शन की, तो दर्शन में सबसे पहले आता है षड दर्शन। षड दर्शन जो है इसमें 6 तरीके के दर्शन जो है यहाँ पर बात की गई है। तो पहला जो है वो है न्याय, ठीक है, न्याय, और इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? इसकी उत्पत्ति हुई है अक्षपाद गौतम के सूत्रों से। अक्षपाद गौतम के सूत्रों से इसकी उत्पत्ति हुई है। दूसरा है सांख्य। सांख्य की उत्पत्ति जो हुई है आपकी, इसके संस्थापक कौन थे? सांख्य के संस्थापक आपके थे कपिल, ठीक है, कपिल ये संस्थापक के थे। और इनका जो मुख्य ग्रंथ था वो था षष्ठी तंत्र। मुख्य ग्रंथ षष्ठी तंत्र था और इस पर आधारित सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो है वो है सांख्य कारिका, ठीक है। नेक्स्ट इसी के षड दर्शन में ये फर्स्ट हो गया आपका, सेकंड हो गया। थर्ड आता है आपका योग। योग में सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है पतंजलि का, ये गुप्तकालीन ही है, ये बात आप ध्यान रखें। और मुख्य जो ग्रंथ है इनका पतंजलि का वो है योग सूत्र। चौथा आपका जो दर्शन आता है इसमें वो आता है वैशेषिक, ठीक है। वैशेषिक जो है इसके संस्थापक है उलूक कणाद। उलूक कणाद इसके संस्थापक हैं और ये एक तरीके से परमाणु दर्शन है, ठीक है, परमाणु दर्शन ही है, ठीक है। और इसके बाद मीमांसा। मीमांसा, मीमांसा आपका 5th नंबर का दर्शन है। इसके संस्थापक जो है वो जैमिनी है, जैमिनी इसके संस्थापक हैं। और इनका जो मुख्य ग्रंथ है वो जैमिनियन, जैमिनीय सूत्र है, ठीक है। और सबर स्वामी ने मीमांसा पर भाष्य लिखा था। वेदांत इसका अंतिम जो षड्दर्शन है उसका भाग है, वेदांत लास्ट है, 6वां दर्शन। संस्थापक है इसके वादरायण, जिनको हम वादरायण भी कह देते हैं, ठीक है, वादरायण इसके संस्थापक हैं। और इनका जो मुख्य ग्रंथ है वो है ब्रह्म सूत्र। तो ये दर्शन की बात हुई। और इसके बाद हम बात करेंगे गुप्तकालीन विज्ञान और टेक्नोलॉजी की। तो विज्ञान यहाँ पर हमारे मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है, तो हम उसी पे सबसे पहले फोकस करेंगे। विज्ञान में हम बार बार बात करते हैं कि मेहरौली का जो स्तंभ लेख है, मेहरौली का जो स्तंभ है वो धातु कला का कितना उत्कृष्ट नमूना है, क्योंकि वो पूरा लोहे का बना हुआ है और उसमें अभी तक भी जंग नहीं लगता। इसके अलावा हम अब इस टाइम के वैज्ञानिक हैं उनकी बात करेंगे, तो सबसे पहले हम नाम लिखेंगे आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट की जो बुक्स हैं फेमस, वो एग्जाम में पूछी गई है। तो सबसे पहले हमें जो नाम याद करना है आर्यभट्ट में, एक तो उनकी आर्यभट्टियम,
उनकी एक बुक है, और दूसरी है सूर्य सिद्धांत। आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत की 2 किताबें हैं। ठीक है, आर्यभट्ट ने सबसे पहले पता लगाया था कि पृथ्वी क्या है, गोल है। पृथ्वी गोल है और ये अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी गोल है और ये हमारी धुरी पर घूमती है, और इसकी वजह से ग्रहण वगैरह लगते हैं। तो ये सब आर्यभट्ट ने बता दिया था। अब आर्यभट्ट की जो ये आर्यभट्टियम है, ये 4 खंडों में विभाजित है। ठीक है, 121 इसमें सूत्र हैं, 4 खंडों में ये विभाजित है। और ये खंड के नाम है, पहला गीतिकाएं, दूसरा आपका आता है गणित पाद, तीसरा आपका इसमें आता है काल क्रियापाद, और चौथा आपका इसमें आता है गोलपाद। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में आर्यभट्ट की जो सिद्धांतों में एक नाम और आता है, एक इन्होंने दिया था शून्य सिद्धांत, यहाँ पर दिया था आर्यभट्ट ने शून्य सिद्धांत। और दशमलव प्रणाली जो है, ये भी आर्यभट्ट की देन है। दशमलव प्रणाली ये भी आर्यभट्ट की देन है। नेक्स्ट सेकंड इसके हम जो साइंटिस्ट हैं उनको पढ़ेंगे। वराह मिहिर, ये गुप्तकालीन है। वराह मिहिर, वराह मिहिर जो थे वो कौन थे, खगोल शास्त्री थे। एक एग्जाम में ये भी पूछा गया था, मैच तो फुल था कि आर्यभट्ट क्या थे। तो आर्यभट्ट जो है वो गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। वराह मिहिर खगोल शास्त्री थे, और ये उज्जैनी के निवासी थे। उज्जैनी के ये निवासी थे, और इनकी जो प्रमुख ग्रंथ हैं या जो बुक्स हैं उनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट तो इनका आता है पंच सिद्धांतिका। ठीक है, फर्स्ट नाम आता है पंच सिद्धांतिका। सेकंड नाम इनका आता है बृहत जातका। ठीक है, बृहत जातका। थर्ड इनकी है बृहत संहिता, बृहत संहिता। एंड फोर्थ इनकी आती है लघु जातक। ये इनकी कुछ बुक्स हैं, ये तो कुछ बुक्स हैं इनकी। इसके अलावा यहाँ पर इनमें जो इनकी पंच सिद्धांतिका है, ये पंच सिद्धांतिका इनका प्रमुख ग्रंथ है, और इससे हमें अलग अलग 5 सिद्धांतों के बारे में, जिनसे जैसे पितामह, वशिष्ठ, रोमक, पोलिश और सूर्य, तो ये इतना डीप में नहीं पूछा जाता है, पर एक मैंने बता दिया आपको। और ये इनकी बुक्स हैं, आपको बस ये ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो इनके साइंटिस्ट आते हैं इस काल के, वो है वाग्भट। ठीक है, वाग्भट जो है उनकी अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय इनकी प्रमुख रचना है। अष्टांग हृदय एक और रचना है इनकी, अष्टांग संग्रह। अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह वाग्भट की प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसमें देख सकते हैं कि ये जो इनकी एक और बुक है लास्ट की, उसमें हम देख सकते हैं कि एक बालामय प्रसंग, बालामय प्रसंग, इसमें इन्होंने बाल चिकित्सा के बारे में बताया है। ये चीज आपको थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसके बाद में हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर न सिर्फ व्यक्तियों की चिकित्सा के बारे में, यहाँ पर पशुओं की चिकित्सा के बारे में भी इन लोगों ने पूरी अच्छे से यहाँ पर वर्णन किया था। तो इसमें हम सबसे जो इम्पोर्टेंट है उसमें देख सकते हैं कि हाथियों की चिकित्सा के बारे में भी इनका हस्तायुर्वेद एक था, जिसमें इनका वर्णन यहाँ पर मिला है। रचना किसकी है, तो वो रचना जो है पाल काऊ की है। पाल काऊ की रचना है हस्तायुर्वेद।
हस्तायुर्वेद पालकाव की रचना है, पालकाव की रचना है, और ये रचना जो है हाथियों की चिकित्सा से रिलेटेड है। कणाद ऋषि भी इसी से संबंधित हैं। कणाद ऋषि जिन्होंने अणु सिद्धांत की यहाँ पर बात की थी। कणाद ऋषि अणु सिद्धांत की यहाँ पर बात की थी। ठीक है। और महरौली का स्तंभ लेख इसमें बहुत बार आया है। सुल्तानगंज की जो मूर्ति है बुद्ध की, सुल्तानगंज की जो बुद्ध की मूर्ति है वो 1 टन की तांबे की मूर्ति है। ठीक है। ये भी गुप्तकालीन ही मतलब इनकी मूर्ति कला का नमूना है। एक और आते हैं नागार्जुन। नागार्जुन भी गुप्तकालीन ही हैं। ये रसायन और धातु के वैज्ञानिक थे, यानी केमिस्ट्री के लेक्चरर थे उस जमाने के। धातु के सिद्धांत इन्होंने दिए हैं नागार्जुन ने। ठीक है। तो इन्होंने बताया कि भाई सोने और चांदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। इनकी मुख्य विशेषता कि सोने चांदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, और इन्होंने पारद का आविष्कार किया था। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है बात हमने ब्रह्मगुप्त की कर ली। ब्रह्मगुप्त की नहीं की। ब्रह्मगुप्त की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ब्रह्मगुप्त का ब्रह्मफुट सिद्धांत, ठीक है, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत जो है वो मुख्य है। और इनका दूसरा जो है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत इन्होंने दिया था, कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बाद में बोला गया है। इन्होंने ये सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी जो है वो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो ये चीज यहाँ पर क्लियर है कि ये जो साइंटिस्ट थे इनके नाम धन्वंतरी, जैसा कि मैंने बताया कि धन्वंतरी जो है वो भी इनके काल के ही हैं। धन्वंतरी चिकित्सा में शल्य चिकित्सा के मुख्य वो माने जाते हैं जनक, शल्य चिकित्सा के जनक ही माने जाते हैं धन्वंतरी। शल्य चिकित्सा के मुख्य जनक धन्वंतरी यहाँ पर माने गए हैं। भास्कर जो है, भास्कर एक खगोल शास्त्री थे। भास्कर एक खगोल शास्त्री थे, और इनके जो भाष्य लिखे 10 गीतिकाएं, भाष्य सॉरी इनके बुक्स के नाम बता दूं मैं आपको। बुक्स का नाम है ये भाष्य। ठीक है। दूसरा है 10 गीतिका। दश गीतिका भास्कर की रचना है, ये याद रखें, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। और इनका जो एक और बुक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आर्याष्टक पर टीका लिखी थी। ठीक है। आर्याष्टक किसकी बुक है? आर्याष्टक जो है आर्यभट्ट की बुक थी। आर्यभट्ट की बुक थी आर्याष्टक। और 10 गीतिका भी क्या है, आर्यभट्ट की बुक थी। ठीक है। 10 गीतिका भी आर्यभट्ट की बुक थी। तो इन्होंने आर्याष्टक और 10 गीतिका दोनों पर ही क्या लिखा था, टीका लिखा था। और भाष्य पर भी इन्होंने टीका लिखा था। ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो भाष्य पर एक बार आप देख लीजिए, भाष्य इनकी बुक थी या टीका लिखा था, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि राजस्थान आरबीएससी की बुक में तो डायरेक्ट इनका भास्कर के आगे भाष्य की बुक, यहाँ पर इनकी बुक का नाम भाष्य लिखा है। पर जहां तक मुझे याद है भाष्य किसी और की बुक है, तो देख लीजिएगा, आप डबल क्रॉस करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका हम इसकी अगर शैली की बात करें इनके समय में, तो मंदिरों की जो मुख्य शैलियां थी तो उसका हम देख सकते हैं। ये गुप्तकाल से रिलेटेड नहीं है, ये गुप्तकाल के अलावा हम चलिए किसी और वीडियो में फिर इस चीज को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर खत्म है आपकी। इसमें साइंस और आर्ट और लिटरेचर, मोस्ट ऑफ जो गुप्त काल में है वो लिटरेचर से यहाँ पर क्वेश्चंस
पूछे जाते हैं। एक तो आर्ट में अगर क्वेश्चन बनता है तो मंदिर से रिलेटेड बनता है कि मंदिर कौन सा मंदिर कहाँ है। साहित्य में बुक्स का नाम दे दिया जाएगा और उन बुक्स को आपको क्या करना होगा, मैच करना होगा, या फिर कौन सी बुक गुप्त काल से रिलेटेड नहीं है। और आर्ट साइंस में भी यही होता है। साइंस में ये जो वैज्ञानिक है इनमें भी वही इनकी बुक्स के नाम ही पूछे जाते हैं। गुप्त काल से अब तक जो क्वेश्चंस बने हैं वो इनके मंदिर और साहित्य में साइंस वाली बुक्स है दोनों, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस बने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।